बात करेंगे हम भोजन और पोषण के बारे में। इसके पहले हमने इसका वीडियो बनाया हुआ है, हम पढ़े हुए हैं, लेकिन आपके परीक्षा के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट लहजे में हम समझने वाले हैं। पूरा टोटल का टोटल पोषण और भोजन हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बात करते हैं पहला टॉपिक भोजन। क्या होता है भोजन? जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की। भोजन क्या, हमें कितने तरीके से भोजन प्राप्त होता है? तो दो तरीके से भोजन प्राप्त होता है। या तो हमें भोजन जंतुओं से प्राप्त होता है, या फिर भोजन हमें किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। ज्यादातर भोजन हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। भोजन क्या होता है? वह भोज्य पदार्थ जिसे हम ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं भोजन। वह भोज्य पदार्थ जिसे हम ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। बात करते हैं पोषण क्या होता है ना। पोषण क्या है? तो आप कहेंगे विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप आवश्यक पोषक पदार्थ का आवश्यक अंग तक जाना पोषण कहलाता है। विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं, जैविक प्रक्रिया मीन वह प्रक्रियाएं जो जीव करता है। सांस लेना जैविक प्रक्रिया, चलना फिरना बोलना घूमना टहलना बढ़ना, ये सब क्या है? जैविक क्रियाएं। वह क्रियाएं जो कोई जीव करता है, जीव द्वारा की गई क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैविक क्रिया कहलाती हैं, चाहे कोई भी हो। सोना भी एक जैविक क्रिया है। मरी हुई चीजें कभी सोती हैं? नहीं। कभी चलती हैं? नहीं। है कि नहीं? आपके सामने ये चेयर रखी है, ये क्या है? ये मृत है, इसमें जीवन नहीं है, तो ये कुछ करेगी? सांस लेगी? नहीं ना। तो जीवित वस्तुएं या जीव जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं उन्हें जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो आप कहेंगे पोषण तो विभिन्न जैविक या रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप आवश्यक पोषक पदार्थ का आवश्यक अंग तक जाना क्या कहलाता है? कहलाता है पोषण। पॉइंट समझ में आ गया? बात करते हैं जैव प्रक्रियाएं, हम समझ गए। वह प्रक्रियाएं जो जीव द्वारा की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं जैव प्रक्रियाएं। क्लियर है ना पॉइंट यहां तक? भोजन क्या होता है? तो वह भोज्य पदार्थ जिसे हम ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भोजन। भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो वह पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भोज्य पदार्थ। मतलब वह पदार्थ जो हमें ऊर्जा दे रहा है, जिसे हम खा सके, जिसका हम भक्षण कर सके, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भोज्य पदार्थ। पॉइंट क्लियर है कि नहीं यहां तक? आगे बात करते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण दो तरीके का होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव दो तरीके से भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। पहला होता है स्वपोषण। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी। और स्वपोषी जीवों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। जब कोई जीव अपना भोजन अपने आप यानी कि स्वयं बनाता है, वो कहलाता है स्वपोषण। पॉइंट क्लियर है? परपोषण की बात अगर हम करें तो परपोषण वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या यूं कहें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाता है? हाँ, वो कहलाते हैं परपोषी। और दूसरे जीवों से प्राप्त भोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपोषण कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? फिलहाल आगे समझते हैं पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधे किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कब होती है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता क्या है? तो सूर्य का फार्मूला समझ जाइएगा, क्योंकि यही पूछा जाता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन के नीचे से जाइलम और फ्लोएम क्या लेके आते हैं? जल बनाते क्या है? C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। यानी कि पौधे क्या काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण पूछा जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश संश्लेषण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप कहेंगे कि पृथ्वी पर केवल पेड़ पौधे ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली क्लोरोफिल की उपस्थिति में
जमीन के नीचे से जाइलम और फ्लोएम खनिज लवण लेके आते हैं। फ्लोएम ना कहेंगे, केवल जाइलम, क्योंकि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोजन बनता है उसे फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो जमीन के नीचे से जाइलम खनिज लवण लेके आता है और वो क्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, पानी बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? ये था आपका प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहां से एक क्वेश्चन 1 नंबर का बहुविकल्पी बना के पूछता है कि वह पौधे का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है, तो आप जाइलम पे मार के आएंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की फिर से आसान लहजे में कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है विटामिन डी, हम जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो, सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा और शोषित करेगा और जमीन के नीचे से जाइलम क्या लेके आएगा, जल, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा और पानी बनाएगा जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मुक्त होगा। उसके बाद कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल पृथ्वी पर सांस लेने के लिए, श्वसन की प्रक्रिया के लिए सभी जीव करते हैं। केवल कुछ पौधों को छोड़ दिया जाए, जैसे पीपल, बरगद, कुछ ऐसे पौधे हैं जो 24 के 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। बाकी सभी जीवों के लिए प्राणवायु का काम, यानी कि जिंदा रहने के लिए किस गैस की जरूरत है, तो वो है ऑक्सीजन। पूछा जाता है कि किस गैस को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है, तो ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारा जीवन काल बढ़ जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे जीव हैं वो बड़े हो जाएंगे। समझ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आग लग जाएगी जगह जगह पे। समझ रहे हैं? आप जानते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, तो नाइट्रोजन की, जो कि कितनी है, 78%, मतलब 78%। बात करते हैं परपोषण की। परपोषण क्या होता है, एक पॉइंट लिखा हूँ या नहीं, ठीक है, फिलहाल देख लीजिए। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय, लिखा हूं, ठीक है, समझाता हूं इसको बाद में। फिलहाल देखिए यहां तक परपोषण तथा परपोषण के प्रकार। परपोषण तथा परपोषण के प्रकार का मतलब वे जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ क्या केवल पेड़ पौधों को छोड़ दे तो बाकी सभी की सभी परपोषी की कैटेगरी में आते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। और दूसरे जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया, विधि, तरीका क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। कितने प्रकार से परपोषण होता है, तो कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है? पहला परपोषी, वह जीव जो क्या होता है, मृतपोषी। मृतपोषी का मतलब वे जीव जो सड़े गले पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों, पेड़ पौधों की टहनियाँ जब सड़ जाती हैं, सड़े गले पदार्थों के ऊपर से अपना पोषक तत्व लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मृतपोषी। क्या कहलाते हैं, मृतपोषी। वे ऐसे जीव या वे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं मृतपोषी। इसका एग्जाम्पल है कुकुरमुत्ता। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं परजीवी, यानी कि आंशिक परजीवी। परजीवी या आंशिक परजीवी दोनों का मीन सेम होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन बना भी सकते हैं। मतलब गांव में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काहिल टाइप के होते हैं, मतलब वो अपना खाना बना सकते हैं, फिर भी वो दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि चलो आज मैं बीमार हो जाता हूँ, कौन न कौन बनी करेगा। वो क्या है, आंशिक परजीवी। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन वो दूसरे जीवों के ऊपर कुछ, है ना, कुछ हद तक वो दूसरे जीवों के ऊपर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, और उनसे कुछ क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। वो कहलाते हैं परजीवी या कहलाते हैं आंशिक परजीवी। जैसे हम इसकी बात करें तो डोडर या अमरबेल, इसका एग्जाम्पल है अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा है
जो क्या काम करता है, उसके आसपास कोई अगर पौधा है तो उसके पूरे शरीर पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और जगह जगह उसकी जड़ें निकल जाएंगी डाल में और वो चिपक जाएंगी जगह जगह। जब वो पौधा प्रकाश संश्लेषण करके फ्लोएम जब खाने को अलग अलग भागों में पहुंचाने जाएगा तो वहां से वो क्या करेगा, पोषण को अवशोषित कर लेगा और क्या कर लेगा, अपना भोजन बना लेगा। समझ गए कि नहीं बात को। अगला समझते हैं बेटा सहजीविता। सहजीविता का एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है कि सहजीविता से आप क्या समझते हैं। जब दो जीव, सहजीविता, सह का मतलब साथ, जब दो जीव एक साथ रह के एक दूसरे का साथ देते हुए पोषण प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं सहजीवी। मतलब पहला जीव दूसरे जीव को पोषण दे, दूसरा पहले को दे। ऐसा नहीं कि एक भोजन बना रहा है, दूसरा केवल कुछ नहीं कर रहा, बैठा है। रूममेट होते हैं कि नहीं, एक खाना बनाता है तो दूसरा चुपचाप बैठा है, नहीं कुछ कर लो आप भी कर लो, तो उसे बोलते हैं सहजीवी, है ना। ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे का भरण पोषण करते हैं, एक दूसरे को भोजन प्रदान करते हैं, वो कहलाते हैं सहजीवी और इस विधि को हम बोलते हैं सहजीविता। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन के अंतर्गत दो जीव आते हैं। पहला आता है कवक यानी कि फंगस और दूसरा आता है शैवाल। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। लाइकेन से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लाइकेन में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो लाइकेन में कवक पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा कवक क्या है, मृतोपजीवी, मृतपोषी है, मतलब सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त कौन कर रहा है, कवक। और शैवाल कैसा होता है, शैवाल हरे रंग का होता है, यह प्रकाश संश्लेषी होता है। और ये कैसा होता है, यह होता है मृतपोषी। तो कवक क्या काम करता है, जमीन के नीचे से खनिज लवण लाके किसे देता है, शैवाल को। और शैवाल हरे रंग का है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण करके क्या कर देता है, भोजन बना देता है। पॉइंट समझो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, पानी उसे लाके कौन दे देता है, कवक। समझ रहे हैं, मतलब खनिज पदार्थ लाके, क्योंकि पानी भी तो एक खनिज ही है ना। इसे कवक क्या काम करता है, शैवाल को लाके पानी दे देता है और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश रहता ही है, वो प्रकाश संश्लेषण करके क्या कर लेता है, भोजन बना लेता है। और उस भोजन को कवक भी भक्षण कर लेता है और शैवाल भी। तो जब दो जीव एक दूसरे के साथ रह के अपना पालन पोषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, साथ में रह के जीवित रहते हैं एक दूसरे के, अगर एक को हटा देंगे तो दूसरा खत्म। समझ रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, सहजीविता बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। अगला टॉपिक समझते हैं कीटभक्षी पौधे। पहले एग्जाम्पल जाना कि ये पौधे ऐसी जगह पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। कीटभक्षी पौधे ऐसी जगह पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। यूं कहें कि जहां नाइट्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं वहां पे ही कीटभक्षी पौधे उगते हैं। क्या करते हैं ये कीटभक्षी पौधे, तो इनकी कुछ संरचना ऐसी होती है। जैसे हम बात करें, दो पौधे के नाम की बात कर ले तो हम बात करेंगे वीनस फ्लाईट्रिप, वीनस फ्लाई ट्रिप। ठीक है, क्या काम करता है वीनस फ्लाईट्रिप। इसका जो, जैसे ये मेरा हाथ है, ऐसे इसकी संरचना होती है इसके फूल की, और इसमें से सुगंध निकलती है। इसमें से क्या निकलती है, सुगंध। और जैसे ही कोई जीव आता है, इसमें चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, कोई जीव आता है तो धीरे धीरे ये क्या होता है, धीरे धीरे बंद होता है और पूरी तरह से बंद हो जाता है। समझ रहे हैं, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके अंदर जीव कुछ मिनट तक तो छटपटाएगा, उसके बाद फिर उसका पूरी तरह से, आप सोचेंगे वो कहाँ गए, तो पूरी तरह से उस जीव का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, पूरे जीव में पच जाता है। समझ रहे हैं, वो उसके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है वो HCl होता है, वो पूरी तरह से उसका पूरी तरह से क्या करता है, पाचन कर लेता है। क्योंकि हर जीव में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए किसका निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, कीटभक्षी पौधों का भक्षण करते हैं। ये था भाई आपका कीटभक्षी पौधे। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे देखते हैं भाई फटाक से। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं पौधों में पोषण। पौधे कैसे पोषण प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। मनुष्य की बात करें, हम अपनी बात करें तो हम लोगों में क्या होता है, अलग अलग अंग होते हैं। खून लेके जाता है ना, मनुष्य का पाचन हम पढ़ेंगे। लेकिन पौधे कैसे अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, तो समझिए एक एक को। जाइलम,
यहां से पूछा जाएगा कि जाइलम क्या काम करता है। मैंने आपको बताया कि जाइलम फ्लोएम पौधे के संवहन तंत्र के नाम से जाने जाते हैं। तंत्र का मतलब जब कई लोग मिलकर किसी एक काम को अंजाम देते हैं, किसी एक काम को समाप्त करते हैं, उसे बोला जाता है तंत्र। जैसे आपने सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोगों के समूह का देश है। यहाँ पे कई लोग मिलकर अपने नेता को स्वयं चुनते हैं, अपने राजा को स्वयं चुनते हैं। जानते हैं, वैसे ही पौधों में अधिग्रहण की विधि क्या होती है? तो इनमें संवहन तंत्र का काम कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम पौधों में कौन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम करता है। जाइलम क्या काम करता है कि जमीन के नीचे से खनिज लवण को लाके पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है, ताकि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बना ले। अब जब भोजन बन जाता है तो फ्लोएम क्या काम करता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि फ्लोएम जाइलम फ्लोएम का काम क्या हुआ। तो फ्लोएम कब काम में आता है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। जाइलम कब काम में आता है? कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो मतलब खनिज लवण को अवशोषित कौन करेगा? खनिज लवण का अवशोषण कब होगा? कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई है तब। बारात चल गई, अब दूल्हा सच के क्या करेगा? कोई मतलब है? दूल्हा तो यही है, बारात जाएंगे बस कुटा के आएंगे, कोई मतलब है नहीं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पहले जाइलम की जरूरत है, बाद में तो फ्लोएम की जरूरत है। समझ रहे? आगे समझते हैं पोषण की प्रक्रिया। पोषण में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे पोषण होता है? तो पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है कि भोजन को उठा के केवल मुख में रखना, अंदर कर लेना। अंतर्ग्रहण, अंदर रख लेना, अंदर ग्रहण कर लेना, क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को उठाकर जिह्वा पर रखना ही भोजन का क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। अब इसके बाद कूट काट चालू, अगर कूटना पीटना चालू है ना, तोड़ने लगे उसे छोटे छोटे बारीक कणों में, तो पाचन कहलाने लगा। अंतर्ग्रहण समझ में आ गया? भोजन को उठा के मुख पर ही रखना, मुख पर रखना ही या जिह्वा में रखना ही, है ना। मुख पर रखना तो कौन ऊपर रख के चल जाएगा, है कि नहीं? मुंह में रखना भाई, क्योंकि पाचन मुंह पर नहीं होगा, मुख में होगा, ठीक है। अंतर्ग्रहण, भोजन को उठाकर जिह्वा पर रखना ही क्या कहलाता है? भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। उसके जस्ट बाद जब हम भोजन को उठा के मुख में रख लेंगे तो हमारे दांत क्या करने लगेंगे? उसे चबाने लगेंगे और पीस पीस कर महीन करने लगेंगे। जो जीभ होगी वो उसमें लार को मिलाने लगेगी। समझ रहे हैं? हमारे सभी अंग सही तरीके से काम। देखो, तंत्र का मतलब समझ में आ रहा है ना? कई लोग मिलकर भोजन पचाने का काम कर रहे हैं। दांत, जीभ, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, समझ रहे हैं कि नहीं? लीवर, मतलब सभी मिलकर क्या कर रहे हैं? केवल खाना बनाने का काम कर रहे हैं, खाने को पचाने का काम कर रहे हैं, ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। तो बात समझते हैं, पोषण की प्रक्रिया। अंतर्ग्रहण, भोजन को उठाकर जिह्वा पर रखना ही भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन, जटिल भोज्य पदार्थों को, अब जब खाना हमने खा लिया उसे महीन करके तोड़ेंगे तभी ना पाचन आसानी से होगा, वरना खड़ी खड़ी रोटी खाएंगे तो फिर इधर दर्द होगा, इधर दर्द होगा, है ना। चावल वगैरह हम क्या करते हैं? बिना चबाए खाते हैं, फिर बाद में दर्द होता है। पानी पी लेते तो यहाँ चावल टकराता था, फिर यहाँ बैठेंगे, फिर यहाँ से, है कि नहीं? तो क्या होता है? जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। मतलब कठोर पदार्थ को तोड़ के महीन बना देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्लियर है? अब शोषण, पचे हुए भोजन में से आवश्यक पोषक पदार्थ को अवशोषित करके उसे रुधिर में मिला देना, ताकि रुधिर अलग अलग जगह उसे क्या करे? पहुंचा दे। पचे हुए भोजन, अब भोजन का पाचन हो गया कि नहीं हो गया? जटिल भोज्य पदार्थों में से तरल भोज्य पदार्थों को या जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदल दिया हमने, अब वो पाचन तो हो गया। अब उस पचे हुए भोजन में से जो आवश्यक पोषक पदार्थ है उसे अवशोषित करके ब्लड में मिला दें, ताकि रुधिर या ब्लड उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अवशोषण। भाई, ऑब्जर्व करना, अवशोषित करना, ठीक है। स्वांगीकरण, अब पचे हुए भोजन को जब ब्लड ने अलग अलग अंगों तक पहुंचा दिया, अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, तो उन कोशिकाओं द्वारा उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना किसी जैविक क्रिया में क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। भाई, हम सारा काम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे शरीर की हर कोशिका को क्या मिले? ऊर्जा मिले। वो ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी? तो पहले हम भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे, उसका पाचन होगा,
फिर उसका अवशोषण होगा, फिर वो ब्लड के है ना, ब्लड के माध्यम से वो हमारे अलग अलग अंग तक पहुंचेगी, फिर अलग अलग अंग उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। उसके बाद है उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। अब कुछ पदार्थ जो होते हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता या जिनका पाचन हो जाता है तो कुछ अपशिष्ट बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला टॉपिक समझते हैं। अब भाई एक कोशिकीय जीव कैसे पाचन करता है, बहुकोशिकीय जीव कैसे पाचन करता है, ठीक है, कैसे करता है समझो भाई। हमारे पास अगर एक कोशिकीय जीव है तो उसके पास एक ही कोशिका है। अब एक ही कोशिका के अंदर पाचन कैसे होगा, तो कैसे होगा, जो एक कोशिकीय, जैसे बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें पाचन के लिए अलग अलग अंग है भाई, है कि नहीं, पोषण के लिए अलग अलग अंग है। हम मुंह पे रखेंगे तो ग्रास नली से होते हुए आमाशय तक जाएगा, वहाँ पित्ताशय से पित्त रस आएगा जिसको लीवर स्रावित करता है कि नहीं, फिर छोटी आंत जाएगा, ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत जाएगा, फिर बड़ी आंत जाएगा। लेकिन अगर ऐसा जिन जीवों में एक ही कोशिका है भाई, उनमें कैसे होता है, तो उनमें पाई जाती है क्या, खाद्य धानी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक कोशिकीय जीव कैसे पोषण करते हैं, खाद्य धानी के द्वारा। उनमें पाचन कहाँ होता है, खाद्य धानी में। कहाँ होता है, खाद्य धानी। खाद्य धानी उनके कोशिका, एक कोशिका जीव है, उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, खाद्य धानी। वो कैसे अपना पोषण करते हैं, तो कोई जीव है उसके चारों तरफ पूरा फैल जाएंगे और वो जीव बीच में आ गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्योंकि उनका एक कोशिकीय जीव ज्यादातर होते हैं, उनका कोई सीमित आकार तो होता नहीं। अब वो क्या करेंगे, वो अपने शरीर को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब यहाँ बीच में मान लेते हैं ये कोई जीव है, चारों तरफ से फैल जाएंगे और उसको क्या कर लेंगे, और मतलब वो बीच में हो गया। अब धीरे धीरे उसका पाचन हो जाएगा। विकर, जिसको एंजाइम बोलते हैं, एंजाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर बोलते हैं। और वो उस जीव पे क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। उस जीव को पूरी तरह से क्या करने लगता है, तोड़ने का काम करता है। उसके अंदर जितनी ऊर्जा होती है उससे क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है। एक कोशिकीय जीव में पाचन कहाँ होता है, खाद्य धानी में होता है। एक कोशिकीय जीव में कहाँ होता है पाचन भाई, खाद्य धानी में होता है। एक नंबर का क्वेश्चन। अगला टॉपिक समझते हैं, बहुकोशिकीय जीव कैसे पाचन करते हैं। बहुकोशिकीय जीव अलग अलग जो जीव है बहुकोशिकीय, जैसे खरगोश हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, सब में पाचन कैसे होता है वो हम समझेंगे। लेकिन हमें पढ़ना है केवल मानव में कैसे पाचन होता है, मानव किस प्रकार से पाचन करता है, ठीक है। तो पाचन हम जानते हैं, पाचन क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। बात करेंगे मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन कैसे होता है इसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।